हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर स्टार्स इन द सोलर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसके जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह जो हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला ग्रह है सोलर सिस्टम का यानी सौर मंडल का, वो है मरकरी यानी बुध। तो मरकरी जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है दिखाई देता है। अब अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी जो है अगर हम यानी बुध की बात करते हैं तो ये सबसे क्लोजेस्ट जो है प्लैनेट है, यानी सूर्य के सबसे जो पास जो प्लैनेट यानी ग्रह है वो मरकरी है। अगर हम मरकरी की बात करें तो ये सबसे पहला प्लैनेट है, पहला ग्रह है। क्योंकि ये सूर्य के पास है तो सूर्य की चमक के कारण ये दिखाई नहीं देता। The planet Mercury is nearest to the sun. बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह में से एक है, यह सबसे निकटतम ग्रह है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे लघुतम ग्रह यानी छोटा ग्रह है। अब अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी की कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। और अगर हम बात करें मरकरी की, बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज, क्योंकि जो मरकरी है वो बहुत ज्यादा पास है किसके, सूर्य के, सन के, क्योंकि पहला प्लैनेट है तो सन के क्या है, पास है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन। तो क्या होता है कि इसको देख पाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर टाइम सूर्य की चमक से छुप जाता है, उसकी जो चकाचौंध है उसमें छुप जाता है, जिस कारण जो आपका बुध ग्रह है यानी मरकरी है, इसे देखना डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। However, it can be observed just before sunrise or after sunrise near the horizon. यानी अगर हम बात करें इसकी तो हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, जब सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, और जब सूर्य अस्त होता है उस समय थोड़े टाइम के लिए हम इसे क्षितिज में या होराइजन में देख सकते हैं। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, यानी अगर हम बुध की बात करें तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। यानी अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी क्या है, पहला प्लैनेट है, सूर्य के सबसे करीब है, जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सूर्य का जो चमक है, चकाचौंध है, उसमें छिप जाता है। इसे हम सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं होराइजन यानी क्षितिज में। इसके कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं। अब हम बात करते हैं वीनस यानी शुक्र की। अब अगर हम शुक्र की बात करें यानी वीनस की बात करें तो ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है। अगर हम शुक्र की बात करें यानी वीनस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी ऐसा प्लैनेट है जो रात को चमकता है, या चमकीला ग्रह है। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, यानी
रात्रि के आकाश में यह सबसे चमकीला ग्रह है, यानी रात को ये सबसे चमकीला दिखाई देता है, यानी जितने ग्रह हैं उनमें सबसे चमकीला यानी सबसे ब्राइट जो प्लैनेट है वो आपका वीनस। इसकी जो फोटो है या इमेज है वो कुछ इस तरीके की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें वीनस की तो इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, जबकि ये कोई तारा नहीं, इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अब अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, इसकी घूर्णन की बात करें, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट यानी पृथ्वी के ये ऑपोजिट जो है घूर्णन करता है यानी रोटेशन करता है। It is often called a morning or a evening star, although it is not a star. इसे प्रायः प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहते हैं। Venus has no moon or satellite of its own. शुक्र का अपना कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है। It rotates from east to west, यानी यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो वीनस यानी शुक्र के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये पृथ्वी का पड़ोसी है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सेकंड यानी दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के पास है, करीब है। ये बहुत ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, या रात को ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, रात को ये चमकता है। इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार प्रभात तारा और संध्या तारा भी कहते हैं। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसकी कोई भी मून नहीं है। इट हैज नो सैटेलाइट, और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूर्णन करता है यानी रोटेशन करता है। अब हम बात करते हैं अर्थ यानी पृथ्वी। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। यहाँ एकमात्र ग्रह है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी लाइफ है। बेसिकली यहाँ लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन इस तरीके की है जिस कारण यहाँ पे लाइफ यानी जीवन है। The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. पृथ्वी ही सौरमंडल परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। Some special environmental conditions are responsible for existence and continuation of life on the earth. पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं, यानी क्योंकि इसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हैं जिसके कारण यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन है, आपका जितने भी जो एयर की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस है जो लाइफ के लिए चाहिए। यहाँ पानी है, तो यही कारण है कि जो पृथ्वी है इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। The earth appears blue-green due to reflection of light from water and landmass on its surface. अगर हम अंतरिक्ष से देखें, अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखें तो ये हमें जो है ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लू ग्रीन दिखाई देता है, नीला हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्ट होता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी है, जहाँ पे पानी है और लैंड है वो रिफ्लेक्ट होता है सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के कारण। यही कारण है कि हमें जो पृथ्वी है वो ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण हमें नीली हरी प्रतीत होती है। द अर्थ हैज ओनली वन मून, यानी अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है जो कि क्या है, चंद्रमा। अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन का अक्ष।
तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये जानते हैं जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काट रही है, यानी उसकी परिक्रमा कर। इसके साथ साथ जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्ष में घूर्णन भी करे। तो ये कैसी है, थोड़ा सा टिल्ट है, यानी थोड़ा सा तिरछी है, एकदम सीधी नहीं है, कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे ये इस एक्सिस पे इस तरीके से घूर्णन यानी रोटेशन कर रही है। अब अगर हम बात करें इस जो ये टिल्ट है या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके कारण और इसके रेवोल्यूशन यानी परिक्रमा के कारण जो पृथ्वी है उसमें सीजन्स में चेंजेस आते हैं, जो सीजन है, मौसम है, उनमें बदलाव आते। इसको समझने के लिए हम इस इमेज से इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर आपका किस तरीके से, या विंटर का जो टाइम होता है उस समय क्या अर्थ की पोजीशन होती है सन के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, आपका सन है यानी सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। अब आप ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष में घूर्णन कर रही है, वो बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ा सा तिरछी है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश है और ऊष्मा है वो इस पे पड़ रही है। अब ये कहाँ पे है, इधर पे है, यानी दूर है, और ये इस तरीके से टिल्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो इसका सदर्न हेमिस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूर्य के नजदीक है, किसके कंपैरिजन के में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, वहीं उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की, कि स्प्रिंग सीजन में कैसा होता है। तो पृथ्वी क्योंकि परिक्रमा कर रही है तो वो एक टाइम में इस पोजीशन में आ जाती है, यानी ऐसी पोजीशन जहां पे पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा अधिक दूर भी नहीं है और कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस पे है, इधर पे आ जाती है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पृथ्वी है उसकी दोनों गोलार्ध में बराबर हीट और जो लाइट है वो जा रही है, जिस कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो मॉडरेट है और यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग सीजन है। अब अगर हम बात करें समर की यानी गर्मियों की, तो गर्मियों में पृथ्वी यहाँ पे यानी इस पोजीशन में, इस स्थिति पे पहुंच जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वो दक्षिणी गोलार्ध के कंपैरिजन में सन के यानी सूर्य के ज्यादा पास है, ज्यादा नजदीक है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन है यानी गर्मियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां हैं। नेक्स्ट, जब पृथ्वी इस पोजीशन में आती है तो यहाँ पे भी जो दोनों गोलार्ध है उसमें जो सूर्य की प्रकाश और उसकी ऊष्मा जो जा रही है वो बराबर जा रही है, और यहाँ पे आपका जो सीजन होता है वो ऑटम का सीजन होता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली जो केस है उसमें नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आपका सर्दियां, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां हैं, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां हैं। सेकेंड केस में स्प्रिंग सीजन है। थर्ड केस में आप देख सकते हैं समर सीजन है, गर्मियां है, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, विंटर है यानी सर्दियां हैं। और फोर्थ केस में हम ये देख सकते हैं कि पृथ्वी में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है और ऑटम सीजन। तो इस तरीके से जो पृथ्वी है क्योंकि उसकी जो वो क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है सन का, और वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिस कारण पृथ्वी में मौसमों में बदलाव आता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। यानी अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ रोटेशन की, किसकी बात करें, घूर्णन के अक्ष की बात करें, पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की,
तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, किसके, प्लेन ऑफ ऑर्बिट के लंबवत नहीं होती, परपेंडिकुलर नहीं होती, ये थोड़ा सा झुकी हुई हो, ठीक है। क्या होता है, जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, पृथ्वी की, वो परपेंडिकुलर नहीं होती है ऑर्बिट के प्लेन के, वो तिरछी होती। दिस टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ। इसी के कारण ये जो टिल्ट है, ये जो झुकाव है, पृथ्वी का जो झुकाव है, इसके कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है पृथ्वी का, वो परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री में नहीं है, और यही कारण है जिसके कारण पृथ्वी में मौसमों में बदलाव आता है। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन की और इक्वेटर्स और बाइटल प्लेन। तो अगर हम बात करें प्लेन ऑफ इक्वेटर की, यानी जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसका जो प्लेन है, उसका जो तल है, उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। यानी आप ये जानते हैं कि ये जो है, ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है। तो यहाँ पे जो हम इस पे जो हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से है, ये जो इस पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। यानी द प्लेन ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल प्लेन की। तो अगर हम ऑर्बिटल प्लेन की बात करें, द प्लेन इन विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। यानी वो तल या वो सतह या वो प्लेन जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का की परिक्रमा करती है, उसे हम उसका या पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं, यानी अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पृथ्वी का ऑर्बिटल प्लेन है, वो आपको यहाँ पे ये नीले रंग से शो कर रखा है, और जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है और जो आपका अर्थ ऑर्बिटल प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 23.5 डिग्री का जो है इनके बीच में डिफरेंस या अंतर। These two planes are inclined to each other at an angle of 23.5 डिग्री। ये दोनों तल एक दूसरे के 23.5 डिग्री के कोण पर झुके। This means that the axis of Earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय तल से 67.5 डिग्री के कोण पर झुका है। अब हमारा जो अगला ग्रह है वो है मार्स यानी मंगल। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो ये हमें रेड यानी लाल दिखाई दे, जिस कारण हम इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के दो सैटेलाइट हैं, फोबोस और डियोमोस। तो ये क्या है, मंगल ग्रह की दो सैटेलाइट यानी उपग्रह है। यानी ये क्या करते हैं, मंगल ग्रह का परिक्रमा करते हैं। मार्स यानी मंगल, इट अपेयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। यह हल्का रक्तताप प्रतीत होता है, यानी ये हल्का लाल रंग का आपको दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रेड कलर। इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, यानी मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनका नाम क्या है आपका, डियोमोस और फोबोस।
अब हम बात करते हैं मंगलयान की। तो मंगलयान जो है एक प्रोजेक्ट था जो कि इसरो ने लॉन्च किया। इसे हम मॉम यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कहते हैं और इसको नवंबर 5, 2013 यानी 5 नवंबर 2013 को जो है इसे लॉन्च किया। और जो मंगलयान है उसे मंगल के यानी मार्स के ऑर्बिटल में उसके जो कक्षा है उस पे सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक उसे जो है वहां पे प्लेस कर दिया गया। कब? 24 सितंबर 2014। तो जो मंगलयान है वो इसरो का यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान ऑन नवंबर 5, 2013। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गए। यानी ये एक ऐसा मिशन था जिसमें इंडिया ने यानी भारत ने, जो भारत का इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने मंगलयान को जो है मार्स के ऑर्बिटल तक जो है सक्सेसफुली प्लेस किया ताकि वो मार्स में यानी मंगल में रिसर्च कर सके, वहां पे जो है जो अपने रिसर्चेस हैं उसे पूरा कर सके। नेक्स्ट है जुपिटर यानी बृहस्पति। अब अगर हम बृहस्पति की बात करें यानी जुपिटर की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है यानी सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें जुपिटर की, किसकी? जो आपका बृहस्पति ग्रह है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 318 यानी 318 टाइम्स इसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है पृथ्वी से, यानी इससे लगभग 318 गुना जो है ये इसका द्रव्यमान ज्यादा है पृथ्वी। अगर हम इसके रोटेशन की बात करें तो ये अपने रोटेशन जो इसका अक्ष है, घूर्णन का जो अक्ष है, उसमें बहुत तेजी से जो है घूर्णन करता है। इसकी बहुत सारी सैटेलाइट है और इसके चारों तरफ एक हल्की सी फेड सी जो है धुंधली सी एक रिंग जो है हमें प्रतीत होती है कि इसके चारों तरफ एक धुंधली सी रिंग। जुपिटर यानी बृहस्पति, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। बृहस्पति सौर परिवार के सबसे बड़ा ग्रह है। द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। यानी अगर हम बात करें जुपिटर के मास की, इसके द्रव्यमान की, तो ये 318 गुना ज्यादा है पृथ्वी से। इट रोटेट्स रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्रता से गति या अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। Jupiter has large number of satellites. It has faint ring around it. बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी है। अब अगर हम जुपिटर के चंद्रमा की बात करें तो जुपिटर में 79 चंद्रमा है, यानी इसके जो मून्स है वो 79। तो इसके जो मून्स है, जो इसके इंपॉर्टेंट मून है वो है 4 जो है इनर मून है, आंतरिक चंद्रमा है, और 4 इसके गैलीलियन मून यानी चंद्रमा है। तो इसके जो मून है वो है यूरोपा, गैनमेड, कैलिस्टो, लो। ये इसके गैलीलियन मून्स हैं यानी गैलीलियन चंद्रमा है। अब हम बात करते हैं शनि यानी सैटर्न।
तो अगर हम शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, तो ये एक ऐसा प्लैनेट है सैटर्न विच अपेयर येलोइश इन कलर, यानी जो शनि ग्रह है वो हमें पीला सा प्रतीत होता है, यानी पीले रंग का प्रतीत होता है। अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह एक अलग जो है हमें प्लैनेट दिखाई देता है, क्योंकि इसके चारों तरफ हमें रिंग दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? विलय। और ये बहुत ही इसे सुंदर बनाता है, जिस कारण ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सैटर्न विच अपेयर येलोइश इन कलर, शनि का रंग पीला सा प्रतीत होता है। What make it unique in the solar system is its beautiful ring. इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। अब अगर हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न की भी बहुत सारे सैटेलाइट हैं, यानी उसके बहुत सारे मून। इसकी अगर हम डेंसिटी यानी इसका अगर हम घनत्व की बात करें, तो इसका जो घनत्व होता है वो पृथ्वी के घनत्व से कम हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसे किसी पानी में रख दें, ठीक है, इस तरीके से पानी में रख दें, तो आपको जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह है वो ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हम ये जानते हैं जो भी वस्तु है जिसका घनत्व, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो वो पानी पे तैरता है। तो जो शनि ग्रह है इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम है पानी से। यही कारण है कि ये हमें तैरता हुआ सा प्रतीत होगा। अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो ये हमें तैरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। अब अगर हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न के कितने मून होते हैं, कितने चंद्रमा है? 83। यानी अगर हम बात करें मार्स की, मार्स के पास कितने हैं आपके? 2। जुपिटर के पास 76, सैटर्न के पास आपका 83। यानी ये जो प्लैनेट्स है इनमें जो चंद्रमा की संख्या है वो ज्यादा होती जाए। सैटर्न ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। सैटर्न हैज 83 मून्स, यानी शनि के 83 मून्स यानी चंद्रमा है। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. यानी शनि के बारे में अगर हम बात करें तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे कम घनत्व है, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनमें सबसे कम घनत्व जो है शनि का है। Its density is less than that of water, यानी इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अब हमारे जो लास्ट प्लैनेट है यानी लास्ट ग्रह है वो है यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है? आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, और इसे हम इस तरीके से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक बड़े टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी की आवश्यकता है। अगर हम इन दोनों के घूर्णन की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल जो आपका वीनस है, ठीक है, जो आपका शुक्र ग्रह है उसी की तरह ये घूर्णन करते हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की तरफ ये घूर्णन करते हैं। These are the outermost planet of the solar system. ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। They can be seen only with the help of large telescope. इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। Like Venus, Uranus also rotate from east to west. यानी शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। यानी किस तरीके से घूर्णन करते हैं? इस तरीके से ये घूर्णन करते हैं। और ये दोनों कौन से प्लैनेट है? सबसे लास्ट यानी सबसे जो आखिरी प्लैनेट है वो आपके यूरेनस और नेपच्यून। अब अगर हम बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस जो है वो अपनी एक्सिस में बहुत ज्यादा टिल्ट है, बहुत ही ज्यादा टिल्ट है, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही तिरछा है, बहुत ही ज्यादा टिल्ट है, जिस कारण ये इस तरीके से घूमता है। तो यानी जब ये जो है सूर्य का चक्कर काटता है, इसकी जो परिक्रमा करता है,
तो इसका जो घूर्णन होता है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका घूर्णन होता है। इस तरीके से ये क्या करता है, घूर्णन करता है। यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, क्योंकि आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से घूम रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है। The most remarkable feature of Uranus is that it has highly tilt rotational axis. इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. यानी अगर हम बात करें इसके ऑर्बिटल मोशन की, यानी जब इसके हम ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के 27 मून है, वही नेपट्यून के 14 मून यानी चंद्रमा। अब अगर हम इन ग्रहों की बात करें तो जो ये ग्रह है इसे हमने दो भागों में विभाजित किया, यानी 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। पहला है इनर प्लैनेट्स, दूसरा है आउटर प्लैनेट। अगर हम बात करें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स की, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह की, तो ये आपके इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह हैं। वहीं अगर हम बात करें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून की, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की, तो ये कैसे ग्रह हैं आपके आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह। क्या है ये, बाह्य ग्रह। तो इसके अनुसार हमने इन्हें जो है 2 पार्ट में डिवाइड। अब अगर हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की यानी आंतरिक ग्रहों की, तो इसमें हमने ये देखा है कि जो आपका मरकरी है, वीनस है यानी बुध है और शुक्र है, इनके पास एक भी मून नहीं है यानी एक भी चंद्रमा नहीं है। वहीं अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक मून है, चंद्रमा है, एक उपग्रह है। और मार्स की अगर हम बात करें तो मार्स यानी मंगल के 2 फोबोस और डियोमोस जो है ग्रह है, सॉरी उपग्रह है, ठीक है, यानी सैटेलाइट। वहीं अगर हम बात करें बाह्य जो प्लैनेट्स हैं, बाह्य ग्रह जो हैं, यानी जुपिटर की बात करें, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये जो ग्रह हैं इनके पास जो मून है यानी चंद्रमा है, हमने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि इनके पास ज्यादा जो है मून है यानी चंद्रमा। इसी तरीके से अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें, बाह्य ग्रह की बात करें, तो सैटर्न हो गया आपका, शनि, जुपिटर हो गया। तो इनमें हमें ऐसा लगता है कि इनमें क्या है, रिंग। सैटर्न का जो रिंग है यानी उसका जो वलय है या रिंग जो उसके चारों तरफ है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है, जिस कारण सैटर्न बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। वहीं अगर हम जुपिटर की बात करें, जो आपका बृहस्पति ग्रह है, उसके चारों तरफ भी हमें जो है धुंधली सी रिंग या वलय दिखाई देता है, यानी जो आपके बाह्य ग्रह हैं उनमें जो है रिंग हो। The inner planets have very few moons. आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। The outer planets have a ring system around them. बाह्य ग्रह चारों ओर से वलय निकाय है, यानी इनके चारों तरफ क्या है, रिंग है। The outer planet have large number of moons. बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्लैनेट्स के अलावा यानी ग्रहों के अलावा और सैटेलाइट्स यानी मून्स के अलावा जो कुछ सदस्य हैं आपके सौर परिवार या सौर मंडल। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें, हमारा जो पहला जो है मेंबर है वो है एस्ट्रॉइड। तो जब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं यानी सौर मंडल को देखते हैं तो हमें एक बेल्ट सी दिखाई देती है मार्स और जुपिटर के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको एक बेल्ट दिखाई देती है जो कि एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है। एस्ट्रॉइड्स यानी जिन्हें हम
क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बेसिकली ये कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, इसके बीच में जो स्पेस है, जगह है, वहां पे एक बेल्ट की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके सौर मंडल के बाकी सदस्य है, जैसे आपका एस्ट्रॉइड हो गया, क्षुद्र ग्रह, मीटियोर्स, उल्काएं और उल्कापिंड हो गए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।